हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैथ्स आईसीएस। आज के इस वीडियो लेक्चर में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या आपको पता है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर? और भी रिसेंटली इस पर डिबेट क्यों शुरू हो गई? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं अभिषेक मिश्रा, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट वैथ्स आईसीएस, आपके साथ इन्हीं दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं टॉपिक्स में क्या क्या है। और बहुत कुछ आपको जानने को है इस टॉपिक में, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को टिल एंड जरूर देखिए। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सबके लिए कि 16 जनवरी से वैथ्स आईसीएस में पॉलिटिकल साइंस का मैं नया बैच लॉन्च कर रहा हूं। तो जो भी कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल अडॉप्ट करना चाह रहा है सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो बिल्कुल दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, वो इंस्टीट्यूट विजिट कर सकता है। और जो भी क्लासेस होती है वो हाइब्रिड मोड पे होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस रहती हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिलेटेड टू ग्लोबल साउथ समिट। ओके, अभी रिसेंटली वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उन्होंने इस ग्लोबल साउथ समिट में क्या कहा, ये ग्लोबल साउथ समिट क्या हुई, क्या है, इसी पर ये वीडियो है आपका। तो इस ग्लोबल साउथ समिट में इस वीडियो को इनॉग्रेट करते समय, इस पर लेक्चर देते समय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इस दौरान ये जो माहौल चल रहा है पूरे विश्व में, ये माहौल जो है वो एक लास्टिंग क्राइसिस का है और किसी को नहीं पता कि ये जो क्राइसिस है ये कब खत्म होगी, इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। इस प्रेजेंट सिचुएशन में द वर्ल्ड इज इन द स्टेट ऑफ इनस्टेबिलिटी। पूरा माहौल विश्व का जो है वो अस्थिरता भरा हुआ है। इस ग्लोबल साउथ समिट में उन्होंने बोला कि द ग्लोबल साउथ डजंट हैव एडिक्वेट वॉइस। उनका मानना है कि जो ये ग्लोबल साउथ है, जो भी कंट्रीज ग्लोबल साउथ में आती हैं, विश्व में इनका कोई बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एडिक्वेट वॉइस नहीं है, इनकी कोई सुनता नहीं है, या इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है। और इस ग्लोबल साउथ कंट्रीज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग द इमर्जिंग ग्लोबल order. Now he said that the countries of the global south will drive the world of the economy in 21st century. इस 21st century में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है उसको चलाएगा कौन? ग्लोबल साउथ की कंट्रीज चलाएंगी। ये जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि वर्ल्ड जो है इस समय वो स्टेट ऑफ इनस्टेबिलिटी में है और अस्थिरता का माहौल पूरे विश्व में देखा जा रहा है, तो इसके पीछे बेसिक एग्जांपल्स क्या है? तो वो कहते हैं कि अभी रिसेंटली हमने कोविड 19 का इम्पैक्ट देखा, कोविड पैंडेमिक रहा, प्लस हम लोग पूरा विश्व जो है वो क्लाइमेट चेंज को फेस कर रहा है, आतंकवाद को फेस कर रहा है, टेररिज्म एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है, और सबसे रिसेंट जो रहा दैट इज योर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो इन सब की वजह से पूरे विश्व के सामने कई ग्लोबल चैलेंजेस जो हैं वो पैदा हुए हैं, और इन चुनौतियों को क्रिएट करने के लिए ग्लोबल साउथ जो है वो कहीं से भी जिम्मेदार नहीं है। ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो विश्व के अन्य देशों के द्वारा दिए गए हैं, इसमें कहीं से भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का कोई भी योगदान, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। नाउ द गोल ऑफ इंडिया इन 2023 is to represent the global south, saying, he said that the voice of global south is India's voice and your priorities are India's priorities. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मानना है, भारत का मानना है कि भारत ने 2023 के लिए एक गोल सेट किया हुआ है कि भारत ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करना चाहता है, ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं, हम एक वर्ल्ड की बहुत अच्छी मार्केट के फॉर्म में इमर्ज कर रहे हैं, इंडिया में लगातार इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। तो भारत जो है, और अभी सबसे इंपॉर्टेंट कि हम आने वाले दिनों में G20 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, 2023 में ही हम G20 की मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया के लिए 2023 का जो साल है वो लीडरशिप के फॉर्म में बड़ा इंपॉर्टेंट है,
और पूरे ग्लोबल साउथ को उसके जो थॉट्स है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको इंडिया रिप्रेजेंट करेगा। और जो भी ग्लोबल साउथ की आवाज है वो भारत की आवाज है, जो ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज हैं वो भारत की प्रायोरिटीज है। Now, India has always stood for a greater role for developing countries. भारत का हमेशा से मानना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें बहुत महत्वपूर्ण रोल दिया जाना चाहिए और डेवलपिंग कंट्रीज भी न्यू ग्लोबल ऑर्डर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। As India begins its G20 presidency this year, it is natural our aim is to amplify the voice of global south. इसी साल G20 प्रेसिडेंसी हम करने जा रहे हैं, इसीलिए our aim is to amplify the voice of global south. इसीलिए भारत का उद्देश्य है कि वो ग्लोबल साउथ की आवाज को एक मंच प्रदान करे और विश्व स्तर पर उसको लीड करे। Now the countries of the global south should unite and change unequal global political and financial governance structure. गवर्नमेंट का मानना है कि जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है उन्हें एक हो जाना चाहिए और इस पूरे विश्व में जो इनइक्वालिटी है, जो अनइक्वल ग्लोबल पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, इसे बदलने की जरूरत है और इसको बदलने में ग्लोबल साउथ को एक होकर के काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबके एम, सबकी प्रायोरिटीज एक होनी चाहिए। इसी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते समय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फॉर्मूला भी दिया ग्लोबल साउथ के लिए, दैट इज रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म। नाउ दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर ग्लोबल साउथ, रिस्पॉन्ड, recognize, respect and reform. Now what is the meaning of respond, recognize, respect and reform? तो गवर्नमेंट कहती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मानना है कि the world should respond to the priorities of global south. जो दुनिया है उसे ग्लोबल साउथ की प्रायोरिटीज के प्रति रिस्पॉन्ड करना चाहिए। Recognize the principles of common but differentiated responsibilities of global challenge. हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन and we should respect the sovereignty of all nations and the rule of law. और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड बैंक, जैसे IMF, जैसे यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म की आवश्यकता है। लगातार भारत जो है यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म का सपोर्टर रहा है। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म चाहते हैं, हम उसमें परमानेंट मेंबरशिप पाना चाहते हैं, परमानेंट सीट पाना चाहते हैं। इसके लिए जो ग्लोबल साउथ है उस कंट्री को एक होना चाहिए, तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, प्लस हमको दुनिया भर के तमाम देशों की जो संप्रभुता है, जो सोवर्निटी है, उसे हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रिफॉर्म की रिक्वायरमेंट है और हमें उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। इन द लास्ट सेंचुरी we supported each other in our fight against foreign rule. We can do it again in this century to create a new world order that will ensure the welfare of our citizens, said the Prime Minister. तो प्रधानमंत्री जी का मानना है कि लास्ट सेंचुरी में फॉरेन रूल से, कोलोनियलिज्म से, इंपीरियलिज्म से लड़ने के लिए हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया। इसी तरह से आज अपनी जनता के वेलफेयर के लिए हम सबको फिर एक होना पड़ेगा, एक होना चाहिए, तभी हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को क्रिएट कर पाएंगे। Now, the Prime Minister further urged the countries of the Global South to unite and get rid of the cycle of dependency on the system and circumstances that was not created by the developing and the least developed countries of the world. तो प्राइम मिनिस्टर साहब का मानना है कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज को यूनाइट होना चाहिए, एक होना चाहिए और हमें उन सर्कमस्टांसेस से लड़ना चाहिए या लड़ना पड़ेगा, और इसके लिए हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा जो सर्कमस्टांसेस या जो सिस्टम को डेवलपिंग कंट्रीज ने या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ने क्रिएट नहीं किया है, जो विश्व ने हमें दिया है, जो डेवलप्ड नेशंस की देन है, उससे हमें निपटने के लिए एक होना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, ये टर्म जो वर्ल्ड में न्यूज में बना हुआ है, ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या होता है? देखिए, जब हम लोग ग्लोबल नॉर्थ कहते हैं तो ग्लोबल नॉर्थ रिफर्स टू द कंट्रीज लाइक द यूएस, Canada, Europe, Russia, Australia and New Zealand, while the global south includes countries in Asia, Africa and South America. तो जो भी डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, वो ग्लोबल साउथ कहलाते हैं,
और ये अमेरिका हो गया, कनाडा है, यूरोप है, रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, मेनली जो डेवलप्ड नेशंस है उन्हें हम ग्लोबल नॉर्थ की कैटेगरी में रखते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी रिसेंटली ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में प्रोपाउंड किया था, इस पर फिर तहलका मच गया। तो एक्चुअली में स्टोरी ये रही, कहानी ये शुरू हुई कि आपको पता है कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में एक कोल्ड वॉर टाइप का देखने को मिल रहा है बिटवीन दी गवर्नमेंट एंड योर जुडिशरी। और ये जो कोल्ड वॉर है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, ये किस इशू पर है? तो दिस इज ऑन द इशू ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक, कि जजों की नियुक्ति कोलिजियम से होगी या जजों की नियुक्ति नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से होगी। अभी रिसेंटली हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक बार फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया और उन्होंने कहा कि अक्सर देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सहारा ले करके स्ट्रक डाउन कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को या गवर्नमेंट के लॉस को, जैसा उसने किया जब उसने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को रिजेक्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सहारा ले लेता है और संसद के द्वारा बनाए गए किसी कानून को वो रद्द कर देता है, और ये कहते हुए कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, क्योंकि इस बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी है या बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है और कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, ये डिसाइड करने का राइट एक्चुअली में जुडिशरी के पास है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है, प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट साहब, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया हुआ है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने दायरे में रहते हुए काम करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के थ्रू बनाए गए किसी भी लॉ को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर का सहारा लेते हुए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सेट कर देगा। और जब कोर्ट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को या किसी अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर देता है, तो कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट्री जो सोवर्निटी है और जो मैंडेट ऑफ द पीपुल है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, उसको वो स्ट्रक डाउन कर देता है और कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर देता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ मैंडेट ऑफ द पीपुल से गवर्नमेंट बनती है और जनता जो है वो सरकार को अधिकार देती है कि वो पार्लियामेंट के थ्रू लॉ पास कराए। तो जब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के किसी लॉ को रिजेक्ट कर देता है तो कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट्री सोवर्निटी को चैलेंज कर रहा है, जो कि देश के लिए अच्छा नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर के लिए ठीक नहीं है। सो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? तो एक्चुअली में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है ये जुडिशियल रिव्यू करते समय यूज होता है जब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टेस्ट करते हैं द लीगैलिटी ऑफ एनी लेजिस्लेशन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास किया है तो इस लॉ की लीगैलिटी टेस्ट होती है, इसका लिटमस टेस्ट होता है। कहां टेस्ट होगा? कोर्ट में टेस्ट होता है। किस पैरामीटर पे टेस्ट होता है? तो ये देखा जाता है कि कहीं इस लॉ ने सुप्रीम कोर्ट के पार्लियामेंट के थ्रू बनाए गए इस लॉ ने कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया, कहीं टच नहीं कर दिया। अगर ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है तो जुडिशरी इस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है, इसको रिजेक्ट कर देती है, जैसा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया कि दैट दिस एक्ट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म आता है एंड सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, जैसा कि एसआर बोमई केस में कहा। और फेडरलिज्म जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म में इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका, और कोर्ट का मानना है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से कहीं ना कहीं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो खारिज होती है, वो रिजेक्ट हो जाती है। इसीलिए इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, इसीलिए इसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। यहीं से लड़ाई शुरू हो गई और ये लड़ाई आज भी कंटिन्यूड है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो बेसिकली केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंड किया था इन द ईयर 1973, जिसमें 13 जजों की बेंच ने
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही और ये बोला कि पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग अथॉरिटी तो है, संसद के पास संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कोई ऐसा अमेंडमेंट या कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दे या उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो केशवानंद भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर का एक पैरामीटर सेट कर दिया गया और इसी बेसिक स्ट्रक्चर के पैरामीटर पर ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जुडिशरी जो है वो किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को जो है वो टेस्ट करती है, उसकी लीगैलिटी को टेस्ट करती है। Now, if a law is found to damage or destroy the basic structure of the Constitution, the court declares it unconstitutional. The test is applied to the constitutional amendment to ensure they do not dilute the fundamental of constitutional itself. The test is widely regarded as a check on the majoritarian impulses of the parliament, since it places substantive limits on the power to amend the constitution. तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के ऊपर एक लिमिट फिक्स करता है कि आप संविधान में जो चाहे वो संशोधन नहीं कर सकते। आपको हम 100% या एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं दे सकते कि आप जैसा चाहेंगे वैसा कानून या वैसा संशोधन कर देंगे, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है या आपको मैंडेट मिला हुआ है या आप बहुमत में आ गए। तो बहुमत के नाम पर आप संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने का राइट नहीं। यहीं से हमें देखने को मिलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच जो है अक्सर कोल्ड वॉर देखने को मिलता है। नाउ व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड द इवोल्यूशन ऑफ दिस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? तो एक्चुअली में केशवानंद भारती केस कोर्ट में चैलेंज हुआ था, जिसमें केशवानंद भारती जो है वो एक मठाधीश थे, एक प्रीस्ट थे, जिन्होंने उस समय की गवर्नमेंट के कई ऐसे लॉज थे जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड रिफॉर्म का इशू, नेशनलाइजेशन, एबॉलिशन ऑफ प्रिवी पर्स। तो ये बहुत सारे ऐसे कानून थे जो उस दौरान आज़ादी के बाद की सरकारों ने पास किया, बनाया, और इन्हीं सारे कानूनों को कोर्ट में चैलेंज किया गया और नंबर ऑफ केसेस में हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप फाइनली केशवानंद भारती केस तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो कल्मिनेट करता है और वहीं से फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो निकल के आती है। तो केशवानंद भारती केस से पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस चले, शंकरी प्रसाद केस चला, सज्जन सिंह केस चला, गोलकनाथ केस चला, फिर फाइनली केशवानंद भारती की जो रूलिंग थी दैट वाज द कल्मिनेशन ऑफ द सीरीज ऑफ अ टसल बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। तो जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की टसल चल रही थी आजादी के बाद से, स्पेशली इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान, उस दौरान हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो टसल था उसका कल्मिनेशन था, एपेक्स पॉइंट था, दैट इज योर केशवानंद भारती रूलिंग, जिसमें कोर्ट ने पार्लियामेंट के अमेंडिंग अथॉरिटी को या लॉ मेकिंग अथॉरिटी को लिमिट कर दिया और ये बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट जो है वो कोर्ट की तरफ से पास किया गया, जिसमें कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड कर दिया और तब से लेके आज तक जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है जब भी जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। तो कोर्ट ने कहा दैट द अमेंडमेंट वुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी संशोधन हो रहा है वो संशोधन संविधान के मौलिक ढांचे को टच नहीं कर सकता। नो, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन हम भारत में देखते हैं ये तो केशवानंद भारती केस में सामने आया, बट द ओरिजिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज फाउंड इन पोस्ट वॉर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री, वो हमें देखने को मिलता है पोस्ट वॉर जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, which after the Nazi regime was amended to protect some basic laws। नाजी रिजीम के बाद वहां पर कानून में संशोधन किया गया जिससे कि कुछ बेसिक लॉज को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। वहीं से हमें बेसिक स्ट्रक्चर का ओरिजिन देखने को मिलता है। नाउ व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब संविधान में जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो इंक्लूड करता है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है? तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कहीं कोई ऐसा डिफाइंड नहीं है कि हाँ केवल यही चीज जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगी। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है और कोर्ट ने जो है उसको कहीं ऐसा कोई एक लिस्ट नहीं बना के दे दी है,
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड टाइम पर न्यायालय ये बताता रहता है कि क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी, और एड ऑन होता रहता है कि हाँ ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर में है या ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर में है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जुडिशियल रिव्यू कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कम्स अंडर बेसिक स्ट्रक्चर। तो ऐसी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, और न्यायालय समय समय पर इसको एड ऑन करता रहता है कि नो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के लॉ को रिजेक्ट कर देता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के साथ हुआ था, जो एक्ट 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो कानून है ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, एंड दैट इज इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी। जो न्यायालय, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे देश का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं ये टच कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। ओके, तो वहीं से फिर ये जो इशू है ये वहां पर क्रिएट हो गया। नंबर ऑफ टाइम्स पे ये भी देखा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है उसको, उसकी क्रिटिसिज्म भी हुआ है, उसकी आलोचना भी हुई है। अब आलोचना कैसे होती है, क्रिटिसिज्म कैसे होता है, तो बहुत लोगों का मानना है, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी ये रिमार्क किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है, जो कोर्ट ने प्रोपाउंड किया, ये न्यायालय के द्वारा दिया गया डॉक्ट्रिन है और जबरदस्ती का डॉक्ट्रिन है, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कहीं डिफाइंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट के पावर्स में इंक्रोच करती है। कहीं ना कहीं ये जुडिशरी के इंक्रोचमेंट को बढ़ाता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एज सच कोई बात नहीं की गई है। इसीलिए सम अदर critics of this doctrine also argue that the power of unelected judges to strike down amendments of the constitution on the basis of this doctrine is anti-democratic and counter-majoritarian। तो बहुत सारे और भी आलोचक ये कहते हैं कि संविधान में संशोधन का अधिकार जो पार्लियामेंट को दिया गया है उसको स्ट्रक डाउन कर देना, वो भी अनइलेक्टेड जजेस के द्वारा, ये एंटी डेमोक्रेटिक और काउंटर मेजॉरिटेरियन है। इसीलिए कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर के प्रिंसिपल की आलोचना भी होने लग जाती है। सो आई होप ये दोनों टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।